Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और उसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज के अंदर देखा था और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड और ये देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है और उनके फिर हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज को जो है वो कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक देखी थी एक्सरसाइज। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। राइट अ बेसिक प्रोग्राम टू रीड 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड इन डेटा स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपने एक प्रोग्राम लिखना है बेसिक लैंग्वेज के अंदर और वो प्रोग्राम क्या करेगा, उसके अंदर आपने रीड की स्टेटमेंट और डेटा की स्टेटमेंट को यूज करना है और उस प्रोग्राम के अंदर आपको आउटपुट क्या चाहिए, इनफैक्ट आपको चाहिए सम ऑफ वैल्यूज। आपने 10 वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई कर दी है और उसके बाद आपको सम ऑफ दीज वैल्यूज चाहिए। तो स्टूडेंट्स फिर इसका प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। आपको कंप्यूटर्स मौजूद होंगे, आप कंप्यूटर्स पे GW बेसिक को ओपन करें और इसका प्रोग्राम मेरे साथ साथ आप टाइप करें और देखेंगे हम इसकी आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको। GW बेसिक को ओपन किया मैंने। उसके बाद आप सबसे पहले लाइन नंबर, आपको पता है लाइन नंबर देते हैं। सो 10 स्पेस दी। अब मैं रीड की स्टेटमेंट को यूज कर लूंगा। रीड READ सेंटेक्स है, स्पेलिंग गलत होंगे तो सेंटेक्स एरर आपको मिलेगा, तो ये बात याद रखिएगा। स्पेस। अब क्योंकि मेरे पास 10 वैल्यूज मैंने ऐड करनी है तो सिंपल प्रोग्राम बनाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं और फिर उनको 10 वैल्यूज असाइन कर दूंगा। सो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक आपके 10 वेरिएबल्स मैंने रीड के आगे मेंशन कर दिए। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें मैं उसको फिर ऐड करवाऊंगा और उसमें आपके जो एडिशन के बाद तमाम वेरिएबल्स की जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होंगी। तो वेरिएबल मैं X वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसकी टाइप में रख लेता हूँ स्ट्रिंग, मीन डॉलर का साइन मैंने लगा दिया। एंटर किया। लाइन नंबर 20 स्पेस प्रिंट की कमांड यूज करूंगा। स्पेस थी और प्रिंट मैंने क्या करवाना है, मैंने बेसिकली जो X डॉलर साइन के साथ है उसको करवाना है। देन सेमी कॉलम स्पेस डबल कोट्स के अंदर इज इक्वल टू का निशान, कॉमा, एंड देन A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J। अब यहां पे आपकी तमाम वैल्यूज जो है वो प्लस हो जाएंगी। एंटर किया। अब हमने वैल्यूज जो है वो पास करनी है रीड की स्टेटमेंट को, तो आप डाटा की स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो लाइन नंबर 30 स्पेस डाटा लिखें DATA स्पेस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप वैल्यूज कोई भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर। ये मैंने यहाँ पे 10 से लेके 100 तक वैल्यूज जो है वो मेंशन कर दी। आप 1, 2, 3 दे सकते हैं, आप 20, 40, 50 कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर। देन 100 के बाद कॉमा और फिर डबल कोट्स में मैंने सम जो SUM लिख दिया। ये आपको रिजल्ट के अंदर सम इज इक्वल टू लिखा नजर आएगा और आगे फिर उस सम के जो रिजल्ट होगा वो लिखा नजर आएगा। अब मैं एंटर करूंगा। लाइन नंबर 40 के ऊपर मैं आप स्टेटमेंट को एंड कर दूंगा। आपके जो प्रोग्राम है उसको एंड हो गया। एंटर किया। अब आपने इसको रन करना है। स्टूडेंट्स पहले आप ये देख लें कि इसमें आपने लॉजिक यूज क्या की थी। आपने क्या किया, आपको थे 10 जो है वो 10 वैल्यूज बेसिकली आपने रीड करवानी थी। उन 10 वैल्यूज को आपने रीड करवाना है कहां से, जो डेटा की स्टेटमेंट के अंदर डेटा गिवन है उसके अगेंस्ट। तो इसका मतलब रीड और डेटा आपस में लाजुम मलजूम है, दोनों को आपने इकट्ठे यूज करना होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 वेरिएबल डिफाइन कर लिए और फिर मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर मैंने तमाम 10 के 10 वेरिएबल्स की वैल्यू को प्लस करके सेव करवा लिया। उसके बाद डेटा की जो स्टेटमेंट थी उसमें मैंने फिर जो वेरिएबल को वैल्यूज असाइन होनी थी वो वैल्यूज मेंशन कर दी, मीन 10, 20, 30 से 100 तक। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो लेट्स सी क्या होता है। रन, आपको सिंपल आंसर जो आ गया वो तमाम वैल्यूज आपकी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 के बाद आपके पास आंसर आ गया 550। तो इस तरह आप जो इसका आंसर लिख सकते हैं। सो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इस तरह, आप इसको प्रोग्राम को अपने हाथ से अपने पेपर के ऊपर इसको लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिस और आप कर सकते हैं कि अगर आपको याद है प्रीवियस हमने जो चैप्टर 1 देखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसके अंदर हमने एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट की बात की थी।
अगर आपको किसी प्रोग्राम को लिखने में मसला आ रहा है तो आप उसका पहले एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट डिजाइन कर लें, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कर लें आप किसके अंदर, अपने बेसिक के प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि आपको 2-3 चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, आपको इनपुट देखनी होती है कि इनपुट क्या है प्रोग्राम की, उसके बाद आपको देखना होता है प्रोसेसिंग क्या है, देन अगर कोई डिसीजन है उसके बारे में देखना होता है, और देन आपको फिर आउटपुट का पता होना चाहिए। तो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट से आपको ये चीजें आइडेंटिफाई इजीली हो जाती है, फिर उसके बाद आप प्रोग्राम जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कौन सा है, और बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, उस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपने उसके शॉर्ट आंसर जो है वो मेंशन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द पर्पस ऑफ द फंक्शन कीज फ्रॉम F1 टू F9 इन GW बेसिक। GW बेसिक के अंदर जब भी अभी आपने प्रोग्राम लिखा था तो आपने जब उसका ओपन किया था जिसके ऊपर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, एडिटर ओपन किया था, तो आपको बॉटम के ऊपर जो वो तमाम कीज नजर आ रही थी F1 से लेके F9 तक। तो आपकी वो कीज वहां से आप देख सकते हैं कि F1 की क्या करती है, F2 की क्या करती है, F3 क्या करती है, और F9 की आपकी क्या करती है। उसके अलावा आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर 14 है वहां पे मौजूद है, ये मेंशन है कि F1 की से लेके F9 की तक डिटेल मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं कि कौन सी की जो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। नंबर 2, व्हाट डज IDE स्टैंड्स फॉर, डिस्कस फीचर्स ऑफ GW बेसिक IDE। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके जो पेज नंबर 14 है वहां पे ये चीज मेंशन है, वहां से आप इसको देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है आप उसको सुने तो आपको ये चीज और ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। नंबर 3, एक्सप्लेन द टर्म लोडिंग ए प्रोग्राम, व्हाई शुड अ प्रोग्राम बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बार बार लास्ट टाइम भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, आज फिर मैं बहुत डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। पहले तो आप अगर बुक से आपने देखना है तो पेज नंबर 23 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है, लेकिन मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसको आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं आपने वो प्रोग्राम सेव कर लिया, सेव कहाँ होता है प्रोग्राम, आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आपने उस प्रोग्राम को ओपन करना है और एग्जीक्यूट करना है तो आपको सबसे पहले हार्ड डिस्क से प्रोग्राम को लेके आना पड़ता है, किसमें, रैम के अंदर, मीन मेमोरी के अंदर। इस चीज को हम लोडिंग का नाम देते हैं कि प्रोग्राम को लोड करना, और लोड की कमांड आपको पता है इसके लिए यूज की जाती है। तो लोडिंग का प्रोग्राम बेसिकली ये है कि हार्ड डिस्क से प्रोग्राम आपका मेमोरी में आएगा, क्योंकि जो चीज मेमोरी में या रैम के अंदर मौजूद होगी वही आपकी सिर्फ एग्जीक्यूट हो सकेगी, जो डिस्क के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये चीज याद रखनी है, इसलिए हम प्रोग्राम को लोड करवाते हैं और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं रन की कमांड से। ये वजह याद रखिएगा कि हार्ड डिस्क से आपने प्रोग्राम को लोड करवाना होता है मेमोरी के अंदर, फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर 4, डिफरेंशिएट बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है बार बार कि बेसिक कमांड्स और स्टेटमेंट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। एक मेजर डिफरेंस है कि आपकी मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें लाइन नंबर्स आप मेंशन करते हैं, और कमांड्स के अंदर आप लाइन नंबर मेंशन नहीं करते। जैसे कमांड्स आपकी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होती है, आप कमांड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। स्टेटमेंट को आपको डिफाइन करना पड़ता है और फिर वो एग्जीक्यूट उसके बाद होती है। पेज नंबर 14 के ऊपर इनकी डेफिनेशन दोनों की और इनका डिफरेंस जो है वो लिखा हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है आप उसको भी सुन सकते हैं। नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर कमांड एंड CLS कमांड। फ्रेंड्स अगेन ये दो ऐसी कमांड्स हैं जिनके दरमियान कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि क्लियर और CLS बेसिकली क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होती है। CL को आप क्लियर के मीनिंग में लें और S इज स्क्रीन। क्लियर और स्क्रीन और CLS के अंदर मेजर जो आपका डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पेज नंबर 20 से मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों कमांड्स के बारे में डिटेल मौजूद है कि क्लियर की कमांड कैसे काम करती है, CLS की कमांड कैसे काम करती है। मैं इसको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपकी CLS की कमांड ये करती है, आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देती है। आपने एक प्रोग्राम लिखा, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि दोबारा से जो नया आपने प्रोग्राम लिखना है वो दोबारा से टॉप से स्टार्ट करना है, तो ऑलरेडी जो प्रोग्राम लिखा है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप CLS यूज करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो है क्लियर हो जाएगी और दोबारा से आप टॉप पे चले जाएंगे और वहां से फिर आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर की कमांड को यूज करने का ये कि अगर आपने कोई प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन किए होंगे तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। मीन अगर आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल को डिफाइन किया, उसको आपने 10 वैल्यू दी थी, लेकिन आपने क्लियर की अगर कमांड यूज कर ली तो फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर स्ट्रिंग वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू फिर नल हो जाएगी। तो इस तरह आपको क्लियर और CLS के अंदर मेजर डिफरेंस यही बनता है।
अब देखने के हमारे पास नंबर 6 के ऊपर कौन सा क्वेश्चन मौजूद है और उसका आंसर कैसे होगा। लेट्स सी। सो नंबर 6, राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स: डिलीट, किल, फाइल्स, लिस्ट, लोड, सिस्टम, नेम, रन, रीनम और सेव। पेज नंबर 21 से लेकर 26 तक आपको इन तमाम कमांड्स का सिंटैक्स और इनकी डिटेल जो है वो मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा हमने इसकी प्रैक्टिकल भी करके देखे थे अपने लेक्चर्स के अंदर, आप उनको देखें और वहां से आप इनका सिंटैक्स और इनके जो भी ये काम करती हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है ये कमांड्स, आप वहां से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बुक का आपका पेज नंबर 15 है, वहां पे वो स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो तमाम चीजें लिखी हुई हैं जिसके थ्रू आप बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली। नंबर 8, डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट वन, आपके एग्जाम पॉइंट से पूछा जा सकता है कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल वो है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट ये है कि ड्यूरिंग आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। आपने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है या आपने कांस्टेंट डिफाइन किया है तो उसके ऊपर ये आपका जो रूल है वो लागू होगा कि वेरिएबल के केस में अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वेरिएबल का जो भी आपने डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो सेम आपने जो वैल्यू डिक्लेयर की है वही वैल्यू आपकी एंड तक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। कांस्टेंट के केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 17 और 18 के अंदर इन दोनों की डिटेल मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे रिलेटेड जो हमारा लेक्चर है उसको सुने, तो आपको ये इजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं और देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है और उनका आंसर क्या है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो लिखने हैं। तो आपके पास GW बेसिक इंस्टॉल है, उसको ओपन करें, तो मेरे साथ साथ इन प्रोग्राम्स को लिखें ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि इन प्रोग्राम्स को कैसे आपने टाइप करना है और कैसे इनकी जो रिजल्ट है या आउटपुट है वो निकालनी है। सो लेट्स सी कि पहला हमारे पास क्या प्रोग्राम है। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क फॉर द नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट। पहली चीज तो ये, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमने चैप्टर देखा था, हमने ये बात की थी कि जब भी हमें प्रॉब्लम गिवन हो हमने क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है, इनपुट सबसे पहले करनी है कि इनपुट क्या है। इसके अंदर आपकी इनपुट क्या है। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क, आस्क का मतलब कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन वो लेगा, आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इनपुट कहलाएगी आपके प्रोग्राम के लिए। आप अपना नाम देंगे, रोल नंबर, क्लास बताएंगे, सेक्शन बताएंगे और मार्क्स बताएंगे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपने हासिल किए हैं। तो दीज आर ऑल इनपुट्स, ये तमाम इनपुट्स आपने खुद देनी है, मीन यूजर इनपुट देगा। तो हम इनपुट की कमांड इसके लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस देखा है हमारे पास ऐसी कमांड मौजूद है जो यूजर से इनपुट ले सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि हमारे प्रोसेसिंग क्या है इसके अंदर। सो द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट, क्या चीज कैलकुलेट करेगा, टोटल मार्क्स और परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट, और फिर आउटपुट आपको क्या देगा, टोटल मार्क्स की आउटपुट देगा और परसेंटेज की आपको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो इसके अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारा इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। अब इसकी बेस के ऊपर आप प्रोग्राम इजीली जो है वो लिख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओपन करें GW बेसिक का जो आपका एडिटर है उसको ओपन करें, प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और फिर उसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट अकॉर्डिंग टू अवर नीड है या नहीं है। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, आप सबसे पहले जो भी लाइन नंबर लिखें उसमें आप रिमार्क्स जरूर लिख लें, REM यूज करके रिमार्क्स लिखें और उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख दें कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, ताकि इन फ्यूचर जब इसको आप सेव कर देंगे, इन फ्यूचर आपने इसको यूज करना है तो क्या होगा, आपको फिर इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा सिर्फ वो रिमार्क्स देख के कि ये प्रोग्राम किस चीज का प्रोग्राम है या किससे रिलेटेड है या इसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, मैं उसको स्किप कर देता हूँ, आप लोग ये खुद लिखिएगा। हम नेक्स्ट लाइन नंबर लिखते हैं, स्पेस देते हैं। सबसे पहले आपने इनपुट करना है क्या, जो यहाँ पे मेंशन है नेम। सो इनपुट की कमांड INPUT इनपुट स्पेस डबल कोट्स के अंदर एंटर नेम इज इक्वल टू, देन डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाया और मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो n नेम के लिए बेसिकली होगा। तो वेरिएबल मैंने n और नेम आपका जो स्ट्रिंग होती है
तो हम उसके साथ डॉलर का साइन लगा देते हैं। अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ एन डिक्लेयर करते हैं, तो आपको पता है वो बाय डिफॉल्ट आपका प्रोग्राम उसको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। तो याद रखिएगा स्ट्रिंग है तो आप स्ट्रिंग का वेरिएबल यूज करें या स्ट्रिंग का साइन जो उसको यूज जरूर करें। एंटर किया, नेक्स्ट लेयर नंबर, इनपुट, एंटर रोल नंबर इज इक्वल टू एंड कॉमा। रोल नंबर के लिए हम आर को यूज कर लेते हैं और रोल नंबर आपका क्योंकि नंबर है तो मैं उसको इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूं। उसके लिए मैं फिर परसेंटेज का साइन लगा देता हूं आर के साथ। एंटर करें, इनपुट, डबल कोट्स, एंटर क्लास इज इक्वल टू कॉमा। क्लास के लिए मैं सी का वेरिएबल यूज कर लेता हूं और क्लास आपकी जो वो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, तो मैं उसको उसके साथ सी के साथ डॉलर का साइन मेंशन करता हूं। एंटर, इनपुट, एंटर सेक्शन इज इक्वल टू कॉमा। सेक्शन के मैं एस वेरिएबल जो डिक्लेयर कर लेता हूं और साथ उसके डॉलर का साइन लगा लूंगा। अब ये मैंने अपनी इनपुट में नेम, रोल नंबर, क्लास और सेक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिए। अब उसके बाद मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स अब मुझे जो वो इनपुट करने हैं। लेट्स सी अगेन, इनपुट की स्टेटमेंट यूज करें डबल कोट्स के अंदर। सबसे पहले कहते हो एंटर मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू कॉमा, और इसके लिए मैं ENG के नाम से एक जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कर देता हूं। एंटर, अगेन इनपुट, डबल कोट्स, एंटर मार्क्स इन मैथ इज इक्वल टू कॉमा। इसके लिए डिक्लेयर मैंने किया वेरिएबल मैथ का। एंटर, इनपुट, डबल कोट्स, एंटर मार्क्स इन कंप्यूटर इज इक्वल टू कॉमा, और COMP का जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर मैं कर देता हूं। स्टूडेंट्स आप और भी इसके अंदर जो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट ऐड किए, आप और सब्जेक्ट ऐड करके देखें और फिर देखें कि आपका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता। सो लेट्स सी, इसको एंटर किया, लाइन नंबर लिखा, उसके बाद मैंने इन तीनों नंबर्स को, मीन इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स और कंप्यूटर के मार्क्स, इन तीनों को मैंने प्लस करवाना है क्योंकि मैंने टोटल मार्क्स जो है वो निकालने हैं। तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं एक टोटल का जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर के नंबर्स आपने प्लस करने, तो आप ENG प्लस MATH प्लस COMP, मीन इनके नंबर्स जो है वो प्लस हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स टोटल की बजाय आप टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स के नाम से भी रख सकते हैं। आप ऑब्टेन्ड का वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल नेम आप खुद से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो रूल्स है वो आपने फॉलो करने कि वेरिएबल का जो पहला जो आपका जो करेक्टर है वो बेसिकली आपका वो करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो डिफाइन कर रहा हो जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं। मीन फॉर एग्जांपल मैं अगर परसेंटेज यहाँ पे लिखता हूँ, जब मैं कहता हूँ ऑब्टेन्ड है, ऑब्टेन्ड का मतलब है कि टोटल मार्क्स जो उसने ऑब्टेन्ड किए हैं स्टूडेंट्स ने, तो ऑब्टेन्ड के इक्वल मैं इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर के नंबर्स ऐड कर लेता हूँ, तो जो नंबर्स निकलेंगे वो बेसिकली ऑब्टेन्ड नंबर्स होंगे। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी ये स्टेटमेंट करना क्या चाह रही है। उस तरह का वेरिएबल आप डिफाइन करें, अदरवाइज वेरिएबल आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं परसेंटेज का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा क्योंकि हमें आउटपुट में परसेंटेज भी चाहिए। इज इक्वल टू परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता है, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय, मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपके इंग्लिश भी 100 मार्क्स का है, मैथ भी 100 मार्क्स का है और कंप्यूटर भी 100 मार्क्स का है, तो उसका मतलब ऑल टुगेदर 300 मार्क्स टोटल मार्क्स होंगे। तो मैं 300 वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ और ये ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ, परसेंटेज निकालने के लिए। देन एंटर किया। अब हम आउटपुट की तरफ चलेंगे, तो प्रिंट की कमांड यूज की, डबल कोट्स के अंदर टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखूंगा इज इक्वल टू, और देन उसके आगे मैंने जो डिक्लेयर किया है वेरिएबल ऑब्टेन्ड का, अगर आपने टोटल का लिखा है आप टोटल लिख लेंगे, ऑब्टेन्ड का वेरिएबल है ऑब्टेन्ड लिखेंगे, या कोई और वेरिएबल आपने डिफाइन किया तो आप वो वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। एंटर किया, अगेन प्रिंट। अब सेकंड जो आपने आउटपुट करवानी है परसेंटेज, डबल कोट्स में परसेंटेज इज इक्वल टू कॉमा, और आगे परसेंटेज का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, देन आपने इसको एंड कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको जब रन करेंगे तो रन करके देखिए, मैं भी करता हूं, आर्यन रन। सबसे पहले आपसे क्या मांगा है, आपका इनफैक्ट जो नेम, तो आपने सबसे पहले नाम देना है अपना, एंटर करेंगे, आपसे वो रोल नंबर मांगेगा, आप रोल नंबर देंगे, एंटर करेंगे, क्लास मांगेगा, फिर आपसे वो सेक्शन मांगेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेगा, वो आपसे मांगेगा आपके एंटर मार्क्स इन इंग्लिश के अंदर, आप कोई भी मार्क्स लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने भी कोई मार्क्स लिख दिया आपको। देन मैथ के अंदर हम कहते हैं जी 80 मार्क्स है फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर के अंदर अगेन मैं कहता हूँ 80 मार्क्स हैं,
अब आप जब एंटर करेंगे तो आपको ये रिजल्ट देगा कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और उसके बाद परसेंटेज क्या निकलती है आपकी। सो एंटर किया तो आपको रिजल्ट जो आ गया कि परसेंटेज आपकी क्या है और आपके जो टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो कितने हैं। और यही हमारे प्रोग्राम के अंदर आउटपुट थी जो हमें चाहिए थी। तो इस तरह आप प्रोग्राम जो इजीली लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रोग्राम के अंदर आप और सब्जेक्ट्स भी ऐड करके देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे आपने बेसिकली इनपुट की स्टेटमेंट को आपने देखा कि इनपुट की स्टेटमेंट किस तरह यूज होती है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें क्या करते हैं आप यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है और उसका प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर। लेट्स सी। नंबर 10, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ VMS inverse in time t. The program should input average speed and time. Use input statement to get values for v and t. इनपुट की स्टेटमेंट है तो आपको पता है इनपुट की स्टेटमेंट क्या करती है, आपकी वैल्यूज को इनपुट करवाती है। तो आपकी इनपुट क्या होगी, v और t। तो v और t की बेस के ऊपर आपने क्या निकालना है, आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस वन। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी आपकी कार वो आपने कैलकुलेट करना है और किस बेस के ऊपर, v और t के ऊपर। तो v और t आपके जो इनपुट होगी वो गिवन होगी। वो इनपुट हम किससे लेंगे, हम यूजर से लेंगे। तो यूजर से आप v और t की वैल्यू लेंगे तो उसकी बेस के ऊपर क्या होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि s मीन डिस्टेंस जो कवर होगा वो इज इक्वल टू होता है v और t के। मीन v को मल्टीप्लाई करेंगे आप t से तो डिस्टेंस जितना भी कवर किया कार ने वो आपके रिजल्ट में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, इसका प्रोग्राम कैसे लिखेंगे स्टार्ट करते हैं। अगेन सबसे पहली लाइन आप रिमार्क्स की लिखें, रिमार्क्स के ऊपर आप लिखेंगे ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। नेक्स्ट लाइन नंबर, स्टूडेंट्स मैं लाइन नंबर बोलूंगा नहीं, आप लोग लाइन नंबर खुद से लिख सकते हैं। जो मैं यहां लिखूं लाइन नंबर जरूरी नहीं कि आपने वही लिखना है, आप कोई और लाइन नंबर लिखें और उसको यूज करें, कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि उसमें आपको वो एरर देगा। सो लाइन नंबर इनपुट डबल कोट्स, अब लिखें एंटर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डबल कोट्स क्लोज कॉमा और हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया उसके लिए v। सो v कर दिया, एंटर किया, अगेन इनपुट डबल कोट्स एंटर टाइम इन आवर्स कॉमा और उसके लिए t। v और t हमने डिक्लेयर कर दिया दो वेरिएबल। उसके बाद एंटर करें, अब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको हम लेट के साथ डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट s इज इक्वल टू v इंटू टी। s की जो वैल्यू है मीन डिस्टेंस जितना कवर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, v को t से मल्टीप्लाई करने से। एंटर किया, अब आउटपुट की तरफ आ जाए, प्रिंट डबल कोट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कॉमा और क्या रिजल्ट में आएगा आपके s। नेक्स्ट लाइन में एंड किया, अब इसको रन करें। रन करेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछा है एंटर एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मैं मेंशन कर दूं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार जा रही है। एंटर किया, अब वो टाइम पूछ रहा है कितने टाइम का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस। मैं लिखता हूँ 2। एंटर किया तो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन किलोमीटर पर आवर 160 आ गया। मीन 1 आवर के अंदर वो 80 किलोमीटर जा रही है तो आपकी वो 2 आवर्स के अंदर डेफिनेट बात है 80 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 160 आपके किलोमीटर पर आवर की जो वो फासला तय कर लेगा। मीन डिस्टेंस कितना कवर करेगा, इनफैक्ट वो आपका 160 किलोमीटर आपकी कार जो डिस्टेंस तय कर लेगी इस केस के अंदर। तो इस तरह आपका ये प्रोग्राम जो है वो काम करेगा और आपको आउटपुट भी दे देगा। तो अब स्टूडेंट्स देखते हैं लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ कॉमा एंड सेमी कॉलम विथ प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम सेमी कॉलम और कॉमा को यूज करते हैं, उनका यूजेज बेसिकली पूछा गया है। यहाँ पे आपकी बुक के पेज नंबर 36 के ऊपर इसकी डिटेल मौजूद है। प्रिंट की कमांड, प्रिंट की स्टेटमेंट बेसिकली वहां मौजूद है। आप वहां से देख सकते हैं कि कॉलम क्या करता है, सेमी कॉलम क्या करता है और आपका जो कॉमा है वो क्या करता है प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर। तो वहां से आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज हमने जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने 3 प्रोग्राम्स ही बना के देखे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको मैंने अपना रेफरेंस आपको दे दिया कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कहां से आपको इसका आंसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।